Good morning, 9th class. So let's start our today's maths class. So today's our topic is cone, and in cone there are three formulas. First one is total surface area, and that formula will be equals to pi r bracket r plus l. Here r is radius and l is the slant height. Cone होता है हमारे पास like this, in which the bottom will be circle. ठीक है, और slant height क्या होती है यहाँ पे, ये जो टिल्टेड जो पोर्शन होता है ये स्लैंट हाइट होती है, और अगर हाइट कैलकुलेट करना है तो ये हाइट होती है, और यहाँ ये सर्कल है तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, और इन केस यू वांट टू फाइंड आउट द slant height of cone, so that formula will be equals to r square plus h square, because here we have a right angle triangle in which L is the hypotenuse, h is the perpendicular and r is the base. So Pythagoras theorem से क्या हो जाएगा, L equals to root of r square plus h square. Now next one is curved surface area of a cone is pi r L and volume of cone is 1/3 pi r square h. सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ कॉन हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज डायमीटर. सो डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कॉन इज 10.5. डायमीटर है यहाँ पे 10.5 विच वी कैन राइट एट 105 अपॉन में 10. डेसिमल को हटा दिया, रिमूव कर दिया. नाउ वी विल रिक्वायर रेडियस, सो 105 अपॉन 10 एंड डिवाइडेड बाई 2. सो 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं. 5 2 जा 5 1 जा एंड 5 2 जा. सो कितना आंसर आ गया, 21/4 सेंटीमीटर. एंड नेक्स्ट वन इज स्लैंट हाइट गिवन है यहाँ पे, मतलब एल भी गिवन है 10 सेंटीमीटर. सो वी हैव टू कैलकुलेट इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया. सो सी एस से क्या होता है, यहाँ से सी एस ए ऑफ कोन इक्वल होता है पाई आर एल के, और स्पेसिफिकली जब तक मेंशन ना हो पाई तब तक क्या होता है 22/7. आर हेयर इज 21/4 एंड एल इज 10. 7 1 जा 7, 7 3 जा 2 2 जा 4, 2 11, 2 1 जा 2, 2 5 जा. नाउ 11 3 जा 35, 35 5 जा 5 15 एंड 1 6 5. ठीक है, और सरफेस एरिया निकाल रहे तो इसीलिए क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस विल बी द इजी वन. Now next question is curved surface area of a cone. Here we haven't find a word find, so that means curved surface area here is given. ठीक है, so CSA given है 308 and height है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर. So curved surface area of cone क्या होता है, पाई आर एल. और जब भी ये गिवन होता है हम फॉर्मूला को इक्वल लिखते हैं इसके. ठीक है, ओके सॉरी, स्लैंट हाइट गिवन है यहाँ पे 14. Now pi will be 22/7. R we have to calculate and slant height is 14 equals to 308. Now here we have to calculate only R, so we will put R on that side and took these numbers on that side. So 308, 7 here is in the divide, so it will goes to multiplication on that side, and 22 and 14 will be divided here. Now 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 1 4, और नाउ 2 11, 2 77, 11 1 जा 11, 11 7 जा 77. सो आ जाएगा यहाँ से आंसर 7 सेंटीमीटर इज द रेडियस. नाउ नेक्स्ट बी पार्ट में निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन. टोटल टी एस से क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल. सो पाई हेयर अगेन 22/7. आर कैलकुलेट करा हमने कितना है 7 मल्टीप्लाई 7 प्लस एल हेयर इज 14. सो 7 से 7 कैंसिल आउट. फर्स्ट ऑफ ऑल 22 मल्टीप्लाई विद 21, 21 2 जा 42, 21 2 जा 42 प्लस 4 इज 46. So this will be the centimeter square answer, TSA of cone. So here we are given CSA ऑफ कॉन, एंड जब भी सरफेस एरिया या वॉल्यूम गिवन होता है तो हम क्या करते हैं उसका फॉर्मूला उस वैल्यू के इक्वल लिख देते हैं. जो जो वैल्यूज हमें पता है उनको पुट कर देते हैं, और जो नहीं पता उसको एज इट इज वही सिंबल के साथ लिख देते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो नेक्स्ट वन इज द वॉल्यूम ऑफ इस राइट सर्कुलर कॉन इज दिस. तो वॉल्यूम यहाँ पे गिवन है, दैट मीन्स हम क्या करेंगे अब इसका फॉर्मूला जो कि होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसके इक्वल लिख देंगे 9856 के इक्वल. ठीक है,
वन बाई थ्री एज इट इज, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7। नाउ डायमीटर ऑफ द बेस इज 28। डायमीटर अगर 28 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ से 28/2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। सो आर स्क्वायर दैट मीन्स 14 मल्टीप्लाई विद 14 बिकॉज आर स्क्वायर मतलब आर मल्टीप्लाई विद आर। एंड हाइट वी हैव टू कैलकुलेट, सो हाइट का सिंबल यही हो जाएगा एंड 9856 के इक्वल। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ओनली एच, सो बाकी सारी वैल्यूज को इधर ले जाएंगे। 9856 3 डिवाइड में है, 7 डिवाइड में, तो हेयर मल्टीप्लाई में हो जाएंगे इधर। और इसी तरह 22 मल्टीप्लाई विद 14 एंड मल्टीप्लाई विद 14। फर्स्ट ऑफ ऑल 7 1 जा 7, 7 2 जा, और 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं। 2 4 जा 2, 2 4 जा 2, 9 जा 2 एंड 8। नाउ 7, ओके, नाउ 2 7 जा 2, 2 जा 4, 2 6 एंड 4। ठीक है, यहाँ तक हो गया, तो इधर लिख देती हूँ मैं 2 4 6 4 मल्टीप्लाई विथ 3 अपॉन में क्या क्या बचा यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई विथ 7। इसको 7 से कैंसिल आउट करके देख लो। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 6 7 5 जा 35 एंड 7 2 जा। नाउ 2 11 से 2 1 जा 2, 2 7 जा एंड 2 7। नाउ 11 से कैंसिल आउट कर दो इसको। 11 1 जा 11 6 जा, तो कितना आंसर आ गया 16 मल्टीप्लाई विथ 3 इज 48 सेंटीमीटर इज द हाइट। ठीक है, सो यहाँ से क्या आंसर आ गया 48 सेंटीमीटर हाइट आ गया इसका आंसर। गिवन क्या था हमारे पास, वॉल्यूम गिवन था, तो हमने क्या कर दिया उसका फॉर्मूला इक्वल्स टू दैट वैल्यू। नाउ नेक्स्ट में निकालना है स्लैंट हाइट, और स्लैंट हाइट का फॉर्मूला अभी लिखा था मैंने, क्या होता है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। रूट ऑफ आर स्क्वायर, आर कितना है यहाँ पे, सो रेडियस है यहाँ पे 14, 14 का स्क्वायर प्लस हाइट अभी निकाली है 48 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस में 48 का स्क्वायर होता है 2340, और यहाँ से ये आ गया 2500, और ये किसका स्क्वायर होता है 50 का। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर के आ गए यहाँ से स्लैंट हाइट। एंड सी पार्ट में निकालना है CSA ऑफ कॉन। CSA ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या होता है बाई आर और एल, तो 22/7, आर हेयर इज 14 एंड एल हमें अभी कैलकुलेट करा है 50। 7 1 जा 7, 7 2 जा 44, 44 5 जा 44 4 5 जा एंड 22, तो ये आ जाएगा हमारे पास। और CSA इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द CSA ऑफ कॉन। ठीक है, सो 3 टाइप्स के क्वेश्चंस हमने करे हैं। फर्स्ट में क्या था, सिंपल फॉर्मूला CSA निकालना था। देन नेक्स्ट में सरफेस एरिया गिवन था, तो उसका फॉर्मूला उस वैल्यू के इक्वल लिखा था। और इस थर्ड में क्या है, वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम उस वैल्यू के इक्वल लिखेंगे, और जो जो पता है उसको रख देंगे, और जो नहीं पता उसको एज इट इज उसी सिंबल के साथ रख देंगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Good morning students, I welcome you again in the online classes of MLP International School Rajpura. As you know that we have started our topic and active and passive voice, and we have done 3 tenses: simple present, simple past and simple future. And today we will do present continuous, past continuous and future continuous. In fact, I had also gave you an exercise for solving it. If you have done it, send me a 9th class group. देखो बेटा, अगर आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन 3 हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड, इज, एम, आर, देन ING फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। लेकिन जब आप इसको पैसिव वॉइस में बनाते हैं देन सब्जेक्ट, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट देन इज, एम, आर, इनके साथ आपको लगाना है बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो इधर सब्जेक्ट था, लाइक टॉम इज बिल्डिंग अ हाउस। अब हाउस इधर बनेगा सब्जेक्ट, तो हाउस इज बीइंग बिल्ड के थर्ड फॉर्म बिल्ट बाय टॉम। ही इज रनिंग अ रेस, रेस को आप आगे लेके आओगे, रेस इज बीइंग रन बाय हिम। दे आर फ्लाइंग काइट्स, काइट्स आके सब्जेक्ट बनेगा, काइट्स प्लूरल है तो आर बीइंग फ्लॉन बाय देम। यू आर नॉट रनिंग अ रेस, अ रेस इज नॉट बीइंग रन बाय यू, रन की थर्ड फॉर्म रनिंग होती है और यू रिमेन्स सेम। Sunil is not watering the plants. The plants are not being watered by Sunil. He is not driving a motor car. A motor car is not being drive के third form driven by him. Are they singing a song? Is MR आपको is MR में रखना है। WH फैमिली से जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो WH से रखने हैं। तो इधर R था बट सॉन्ग जो है वो सिंगुलर है तो हो जाएगा is a song
then being, third form of sing is sung by them. What is Mohan doing? What is being done by Mohan, and why are you helping him? Why is he being helped by you? First homework, first of all, 5 make sentence of simple present continuous tense, then change it into passive voice. Now past continuous tense. बेटा आपको पता है पास्ट कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला होता है, इधर तो इज एम आर था, इधर हो जाएगा वॉज एंड वर, देन आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. जब पैसिव में बनाएंगे तो क्या होगा, वॉज वर प्लस बीइंग, इधर भी आपको बीइंग लगाना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन बाय. अब देखो आई वॉज राइटिंग अ लेटर, लेटर को जब आप इधर लेके आओगे तो क्या होगा, अ लेटर वॉज, लेटर सिंगुलर है तो वॉज, बीइंग रिटन बाय मी. शी वॉज आयरनिंग हर क्लोथ्स, her clothes were being ironed by her. They are playing a game, गेम को आगे लेके आओगे तो a game was being played by them. They were not laughing at the beggar, beggar को इधर लाओगे, the beggar was not being laughed at by them. Was she knocking at the door? Was the door being knocked at by her? Was not Ravi teasing the baby? Was the baby, baby को आगे ले आओगे, not being teased by Ravi. What was Hari doing? इधर हो जाएगा what was being done by Hari. And why were you wasting your time? Why was, because your time है ना, so was your time being wasted by you. ये सारे आपके WH फैमिली से थे. इसके भी आपको पास्ट सेंटेंस बनाने एक्टिव वॉइस में, देन यू हैव टू चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस. नाउ देयर इज अ होमवर्क एक्सरसाइज फॉर यू. फर्स्ट इज राइट डाउन इन योर नोटबुक, आई एम पेंटिंग ए पिक्चर. सेकेंड इज दे आर हेल्पिंग द पुअर. थर्ड इज शी इज स्वीपिंग द रूम. फोर्थ, वी आर होल्डिंग अ मीटिंग. Fifth, they are not wasting their time. We are playing a friendly match. The gardener is watering the plants. The farmers are plugging their field. I was watering the fields. He was serving his old parents. She was not mending her ways. The teacher was not scolding us. The children were making a noise. We were waiting for the train. He was praising her drawing. Somebody was knocking at the door. You have to solve it and then send me on a class 9th group. And one more thing you have to write in your notebook. If a sentence is referred to future continuous tense, बेटा keep this thing in your mind. Future continuous tense में अगर आपका active voice का sentence होता है तो passive voice में कोई change नहीं होगा. Then there will be a no change in passive voice. So our 3 parts of continuous tense is completed. Solve this and send me on a group. Take care. Goodbye. Good morning, students. This video is for class 9th chemistry, chapter 3rd, atom and molecules. Students, we have done law of chemical combination, in which we studied about the law of conservation of mass and constant proportion. So today we will do this numerical problem, which is also related or based on the law of chemical combinations. So let's start. A 0.24 gram sample of compound of oxygen and boron was found by analysis. हमारे पास कोई सैंपल है किसका, एक कंपाउंड है ऑक्सीजन और बोरोन का, कितना है 0.24 ग्राम, और उसमें पाया गया कि 0.096 ग्राम ऑफ बोरोन एंड 0.14 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. उस कंपाउंड में 0.04 जो कंपाउंड है वो ऑक्सीजन और बोरोन का है. उनमें अगर एनालिसिस किया जाए तो देखा गया कि 0.096 ग्राम तो क्या है बोरोन और 0.144 ग्राम क्या है ऑक्सीजन. कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय मास. तो अब हमें बताना है कि वो जो कंपाउंड है उसमें कितने परसेंटेज तो बोरोन कंटेन करता है और कितने परसेंटेज ऑक्सीजन. सो लेट्स स्टार्ट. सॉल्यूशन. मास ऑफ बोरोन इन कंपाउंड, मास ऑफ बोरोन इन कंपाउंड कितना है, मास ऑफ बोरोन कंटेन 0.096 ग्राम ऑफ बोरोन. तो मास ऑफ बोरोन कितना है कंपाउंड में 0.096 ग्राम.
नेक्स्ट वन इज मास ऑफ कंपाउंड, टोटल मास कितना है कंपाउंड का 0.024 ग्राम। मास ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का टोटल मास है 0.24 ग्राम, जिसमें से बोरोन कितना है 0.096 ग्राम। उसके बाद परसेंटेज ऑफ बोरोन निकालना है हमें। तो हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था कि गिवन मास अपॉन में मोलर मास, लेकिन यहाँ पे हम कैसे करेंगे गिवन मास, तो जो कंपाउंड कंटेन करता है वो, लेट्स हैव ए लुक। सो हमें निकालना क्या है परसेंटेज, पहले हम कंपाउंड बोरोन का निकाल लेते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन का। हमें दोनों का निकालना है कि बोरोन का कितने परसेंटेज मास कंटेन करता है और ऑक्सीजन का कितना। तो पहले हम किसका निकालेंगे बोरोन का, परसेंटेज ऑफ बोरोन इन कंपाउंड, उस कंपाउंड में कितने परसेंट बोरोन कंटेन करेगा। तो मास ऑफ बोरोन इन कंपाउंड अपॉन में मास ऑफ कंपाउंड। हम लिखते थे गिवन मास अपॉन में मोलर मास, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है पूरे एक तो कंपाउंड का मास, ऊपर किसका लिखेंगे जिसका हमें निकालना है। तो मास ऑफ बोरोन इन कंपाउंड अपॉन पे मास ऑफ कंपाउंड इनटू में 100। 100 क्यों लगाया, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। सो मास ऑफ बोरोन कितना गिवन है 0.096, मास ऑफ कंपाउंड कितना है 0.24 इनटू में 100। इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आएगा अराउंड 40%। कितना 40%, ठीक है। तो बोरोन कितना कंटेन कर रहा है उस कंपाउंड में 40%। नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट पार्ट बी या सेकंड लिख लेते हैं ऑक्सीजन। यस, मास ऑफ ऑक्सीजन। अब हमें किसका निकालना है मास ऑफ ऑक्सीजन। तो अब बताइए मास ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड कितना है, इट 0.144 ग्राम। देखिए 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 0.144 ग्राम। सिमिलरली मास ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड तो इतना है, और सैंपल कितना था मास ऑफ कंपाउंड कितना था, मास ऑफ कंपाउंड 0.24 ग्राम। तो मास ऑफ कंपाउंड कितना है 0.24 ग्राम। सिमिलरली वी विल गो विद द फॉर्मूला परसेंटेज। किसका निकालना है अभी हमें, पहले हमने बोरोन का निकाला था, अब हम किसका निकालेंगे ऑक्सीजन का। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन किसमें इन कंपाउंड, उसने इतना कंटेन करता है कंपाउंड, ये तो बता दिया। पूछा किसमें कि कितनी परसेंटेज कंटेन करता है वो ऑक्सीजन और बोरोन का। तो बोरोन का हम निकाल चुके 40%, और हम किसका निकालेंगे ऑक्सीजन का। सो इट्स 0.144। क्यों, क्योंकि मास ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड डिवाइड बाई मास ऑफ कंपाउंड। मास ऑफ कंपाउंड कितना है 0.24 मल्टीप्लाई बाई 100। सो ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट 60%। तो 60% किसका है ऑक्सीजन का। टोटल कितना हुआ 100%। तो ये किस पे बेस है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास 100 ग्राम कोई कंपाउंड दिया गया है और हम उसको एनालिसिस करते हैं, तो उसका सम कितना आना चाहिए, अलग अलग ब्रेक डाउन करने के बाद भी 100 ही आना चाहिए। जैसे हमने 6 ग्राम ऑफ कार्बन लिया और 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास 10 ग्राम ऑफ क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे हमें बैलेंस करके रखना होता है, ठीक है। तो हैव ए लुक अगेन, हमें क्या करना था, इसमें एक कंपाउंड दिया था ऑक्सीजन और बोरोन का 0.24 ग्राम, जिसमें से बोरोन कंटेन करता है 0.096 और ऑक्सीजन करता है 0.144। हमें इनका मास परसेंटेज निकालना था कि उस कंपाउंड में बोरोन का कितना है और ऑक्सीजन का कितना है। फॉर्मूला क्या यूज़ किया हमने, मास ऑफ बोरोन इन कंपाउंड, ऑक्सीजन का निकालने के लिए मास ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड डिवाइड बाई मास ऑफ कंपाउंड इनटू में 100। तो 40% हमारा बोरोन का आया और 60% हमारा किसका आया ऑक्सीजन का। ओके स्टूडेंट्स, yes, next question we will do in the next video.
Okay, bye. Take care. Have a nice day. Good morning students. I am Priya ma'am, हिंदी टीचर फ्रॉम राजपुरा स्कूल. आज हम कर रहे हैं कक्षा 9th में हिंदी ग्रामर और चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद. हम पिछली वीडियो में वाक्य का स्वरूप पढ़ चुके हैं. वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद 8 होते हैं जिनको हम विस्तार से भी पढ़ चुके हैं. अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज. अभ्यास प्रश्न. पहला प्रश्न है वाक्य किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए. तो हमने वाक्य की परिभाषा लिखनी है. सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जो आज से प्रकट कर सकने में समर्थ हो वाक्य कहलाता है. या फिर हम ये कह सकते हैं कि शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है. इसका दोबारा से हम रिवीजन करते हैं. वाक्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होगी. शब्दों का सार्थक समूह जो आशय प्रकट करने में समर्थ हो उसे हम वाक्य कहते हैं. दूसरा प्रश्न है अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के भेद बताइए. पहला वाक्य है यदि आप आते तो मैं घर पर ही मिलता. तो ये कौन सा वाक्य होगा, वाक्य का कौन सा रूप होगा, ये संकेतवाचक. तो यहाँ हम क्या फिल करेंगे, संकेतवाचक. वाह कैसी घटा छा गई है. तो वाह ये शब्द किसे शो कर रहा है, विस्मयादि बोधक. कौन सा वाक्य ये, विस्मयादि बोधक. इसमें हम विस्मयादि बोधक भरेंगे. नंबर 3 है ईश्वर आपका भला करे. ईश्वर आपका भला करे ये वाक्य का कौन सा भेद है, इच्छावाचक. इसमें हम क्या भरेंगे, इच्छावाचक. क्या समय हुआ है, बाद में इसमें हम देख रहे हैं प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है. तो ये कौन सा भेद होगा, प्रश्नवाचक. इसको हम क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक. इतने दिनों से वर्षा नहीं हुई ये वाक्य का कौन सा भेद है, निषेधवाचक. तो इसमें हम क्या भरेंगे, निषेधवाचक. अब इसका अगला है प्रातः काल पूर्वी क्षितिज पर सूर्य की लाली बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है. ये वाक्य का भेद है विधानवाचक वाक्य. इसमें हम क्या भरेंगे, विधानवाचक. 10 बज गए अब तुम जाओ. इसमें कौन सा भाव हमें दिखाई दे रहा है, वो है आज्ञावाचक. उसने भोजन नहीं किया, निषेधवाचक. इसमें हम भरेंगे निषेधवाचक. बच्चे कक्षा में शांतिपूर्वक बैठे हैं. इसमें हम भरेंगे विधानवाचक. अरे रात भूचाल आया था. इसमें देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगा हुआ है. तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, विस्मयादि बोधक. तुम आ रहे हो, इसमें संदेहवाचक. अरे तुम आ गए, इसमें भी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है. तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, विस्मयादि बोधक. प्रभु तुम्हें दीर्घायु करे. इसमें इच्छावाचक. कल कौन आ रहा है, प्रश्नवाचक. क्या सुंदर स्थान है, विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा हुआ है. तो हम इसमें क्या भरेंगे, विस्मयादि बोधक. यदि वह परिश्रम करता तो सफल हो जाता. इसमें संकेतवाचक. आओ बाजार से सब्जी ले आओ, आज्ञावाचक. जाओ बाजार से सब्जी ले आओ, आज्ञावाचक. यदि वह मुझसे मिलता तो उसका काम अवश्य हो जाता. इसमें संकेतवाचक. अगर वह आया तो मैं चला जाऊंगा. ये भी कौन सा वाक्य है, संकेतवाचक. भगवान तुम्हारा भला करे. इसमें हम भरेंगे इच्छावाचक. ओह आज कितनी गर्मी है. ओ के बाद चिन्ह जो लगा हुआ आप देख रहे हो ये क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है. तो इसमें हम क्या भरेंगे, विस्मयादि बोधक. अच्छी वर्षा से अच्छी फसल होती है. इसमें
विधानवाचक। सुनो वह पुस्तक मुझे दे दो। तो ये जो वाक्य है, ये वाक्य का कौन सा भेद है? आज्ञावाचक। कौन आ रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो इसमें हम भरेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। अगली एक्सरसाइज है, कितना सुहावना दृश्य है। कितना सुहावना दृश्य है, उसके बाद जो चिन्ह देख रहे हो आप, ये किसका है? विस्मयादिबोधक चिन्ह है। तो इस वाक्य को हम विस्मयादिबोधक चिन्ह ही लिखेंगे। आहा, गांव की हवा ही कुछ और है। इसमें विस्मयादिबोधक। अब बैठकर पढ़ो, आज्ञावाचक। यहाँ से चले जाओ, ये भी आज्ञावाचक। आहा, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है। कितना सुंदर फूल है, तो इसमें आश्चर्य भी शो हो रहा है, तो हम इस वाक्य का कौन सा भेद बताएंगे? इसे विस्मयादिबोधक। यदि वह काम करता तो भूखा नहीं मरता। इसमें संकेतवाचक। यदि वह जल्दी करता तो गाड़ी पकड़ लेता। इसमें भी संकेतवाचक। वहाँ जाकर बैठो, आज्ञावाचक। ओह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। कैसा अद्भुत दृश्य था, विस्मयादिबोधक। ये मैंने आपके करवा दिए। अब बाकी ये आप खुद करेंगे सारे। Good morning, students. So, you have already covered the question answers of chapter 1 of your essay 1 syllabus. Now come to this chapter 2 of your syllabus, that is the sound of music. So, let us first cover the part 1, that is Evelyn Glennie listens to sound without hearing. So, come to the textual question answers of this chapter. So, first question is, how was Evelyn when she went to the Royal Academy of Music? एवलिन कितने साल की थी जब वो रॉयल एकेडमी में संगीत सीखने गई? सो द आंसर इज शी वॉज 17 एट दैट टाइम। वह 17 साल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when was her deafness first noticed? When was it confirmed? So the answer is, her deafness was first noticed when she was 8 years old. उसके बहरेपन को पहली बार तब देखा गया जब वो 8 साल की थी। It was confirmed by the time of 11 years. और इसे कंफर्म कब किया गया? जब वो 11 साल की थी। Now come to the second part, which is question answers in 30 to 40 words. Your first question is, who helped her to continue with music? What did he do and say? संगीत के साथ अभ्यास जारी रखने के लिए उसकी मदद किसने की? उसने क्या किया और क्या कहा? Answer is, a famous percussionist, Ron Forbes, helped Evelyn to continue with music. He spotted and encouraged her. He began to play 2 large drums to different tones. He asked her, "Don't listen to your ears. Try to sense it some other way." एक प्रसिद्ध तबला वादक रॉन फोर्ब्स ने एवलिन को संगीत जारी रखने में मदद की। उसने उसकी योग्यता को पहचाना और उसे उत्साहित किया। उसने अलग अलग ध्वनियों में 2 ढोलकों को बजाना शुरू कर दिया और उसने कहा, अपने कानों को सुनने का प्रयास मत करो, किसी अन्य ढंग से सुनने का प्रयास करो। Next question is, name the various places and causes for which Evelyn performs. उन स्थानों तथा कारणों के बारे में बताइए जिनके लिए एवलिन संगीत बजाती है।
Answer is Evelyn is a professional musician. She performs in regular concerts. Except this, she gives performances in prisons and in hospitals. She gives great importance to classes for young musicians. She used to inspire deaf children with her example. एवलिन एक व्यावसायिक संगीतकार है। वह नियमित संगीत सभाओं में संगीत बजाती है। इसके अतिरिक्त वह जेलों और अस्पतालों में निःशुल्क प्रदर्शन भी देती है। वह युवा संगीतकारों को सिखाने में भी बहुत रुचि लेती है। वह अपने उदाहरण से बहरे बच्चों को प्रेरित करने का प्रयास करती है। नाउ योर वन long answer type question is how does Evelyn hear music? Evelyn संगीत कैसे सुनती है? So the answer is Evelyn is a totally deaf child. वो पूरी तरह से एक बहरी बच्ची है। Her listening capacity had totally failed when she was 11 years old. जब वो 11 साल की थी तो उसकी सुनने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। Mr. Ron Forbes inspires her to pursue her म्यूज़िक। मिस्टर रॉन फोर्ब्स ने उसे इंस्पायर किया म्यूज़िक सीखने के लिए। ही आस्क्ड हर नॉट टू लिसन म्यूज़िक थ्रू हर ईयर्स बट इन सम अदर वे। उसने उससे कहा, मिस्टर रॉन फोर्ब्स ने एवलिन से कहा कि वो अपने कानों से संगीत को ना सुने बल्कि किसी और ढंग से उसे सुनने का प्रयास करे। एवलिन वर्क्स हार्ड। एवलिन ने बहुत मेहनत की। शी बिगेन टू लिसन म्यूज़िक थ्रू एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी। और उसे अपने शरीर के हर एक अंग से म्यूज़िक सुनाई देने लगा। शी लिसन हाई टोन ऑफ ड्रम फ्रॉम वेस्ट अप एंड लोअर टोन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। शी सेज दैट शी हैज़ लर्न टू ओपन हर माइंड। उसने कहा, वो कहती है कि उसने सीखा है क्योंकि वो अपने दिमाग को खोलना चाहती है। एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। और बॉडी को भी साउंड और वाइब्रेशन के लिए खोलना चाहती है। She says that music tingles in her skin, her cheekbones, and even her hair. When she plays the xylophone, she senses the music through her fingertips. By leaning against the drums, she feels the echoes of its music. On a wooden platform, she performs barefooted so that music may reach to her heart through feet and legs. वो एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर नंगे पांव परफॉर्म करती है ताकि म्यूज़िक उसके दिल तक पहुंच सके। Thank you students. Please see the videos to prepare for your essay 1 examinations. Thank you.